अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको रिसर्च के हवाले से थोड़ा सा कुछ बताऊं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च के हवाले से कुछ बताऊंगी जो मेरी प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम सुल्ताना और डॉक्टर उज़्मा शुजात जिन्होंने हमें रिसर्च पढ़ाई है। मैडम उज़्मा शुजात ने रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाई थी और डॉक्टर तस्नीम सुल्ताना ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी। तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ थोड़ी सी ज़रूरी पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करूँ रिसर्च के हवाले से। तो अभी तो मैं फ़िलहाल एक थ्रू आउट आइडिया दूंगी आपको कि रिसर्च कैसे की जाती है कंडक्ट। इसके बाद मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आऊँगी रिसर्च के। सबसे पहले थ्रू आउट आइडिया में जो है रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊँगी कि रिसर्च की अपनी एक ज़बान होती है। रिसर्च वर्क के हवाले से इसमें स्पेशल मेथड होते हैं जिससे रिसर्च की जाती है। तो नंबर 1 पे जो आता है वो प्रपोज़ल आता है, फिर फेज़ आता है एंड प्रोसीजर, प्रोडक्ट। तो ये 4 पीज़ पे डिपेंड करता है। 4 पीज़ से मुराद पी प्रपोज़ल, पी फेज़, पी प्रोसीजर एंड पी प्रोडक्ट। तो 4 पीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और प्रपोज़ल नंबर 1 पे इसलिए आता है कि हम सबसे पहले अपना प्रपोज़ल तैयार करते हैं। रिसर्च या साइनॉप्सिस जिसे कहते हैं वो तैयार करते हैं। तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि हमें किन चीज़ों पर, किस चीज़ पर, किस स्पेसिफिक टॉपिक पर रिसर्च करनी है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद फेज़ आता है, मतलब इसके बाद सेकंड फेज़ में हम मेथड तैयार करते हैं कि हम किन मेथड पर अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीजर आता है कि प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होगा जिस पर हमारी रिसर्च आगे बढ़ेगी। पूरा डाटा एनालिसिस क्या होगा। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये होता है, कंक्लूजन होता है। प्रोडक्ट मतलब पूरी रिसर्च की एट लास्ट में रिसर्च फाइंडिंग निकलती है। जो प्रोडक्ट होता है पूरा रिसर्च की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे रिसर्च की। मतलब बिल्कुल एट द एंड जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं रिसर्च में, या फिर अपने रिसर्च आर्टिकल्स में भी हम कंक्लूजन ज़रूर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम रिसर्च फाइंडिंग का हमें पता लगता है। तो ये 4 पीज़ हैं जिन पर हमारी रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल बेस करती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं शुरू करेंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जब हम अब कोई टॉपिक सोचते हैं, या 2-3 टॉपिक पहले हम सोचते हैं कि हमें किस पे रिसर्च करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक ले रहे हैं तो उस पर क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हमारा डेटा होगा, फिर हमें इसमें मटेरियल भी निकालना होता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च में क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डीप में नहीं जाएंगे, डीप थिंकिंग में नहीं जाएंगे, हम कभी भी अपनी रिसर्च को, एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग एक बेसिक पॉइंट है। द रिसर्च प्रपोजल और साइनॉप्सिस इन्वॉल्व एनालिसिंग दैट व्हाट विल हैपन। मतलब आगे की दुनिया में अब क्या होने वाला है, हमारी रिसर्च इस पर भी बहुत डिपेंड करती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ही आता है कि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी। ये जो मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो इसकी फाइंडिंग्स अगले 2-3 सालों में क्या निकलेंगी, रेलिवेंट डाटा होगा तो हमारी रिसर्च फाइंडिंग भी अच्छी निकल आती है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसके लिए। अब इसमें बहुत सारी बेसिक पॉइंट है, इस पर ये रिसर्च बेस करती है हमारी। इसमें जो है वो बी कंसाइज नंबर 1 पे आता है। मतलब हमें बी स्पेसिफिक, बी कंसाइज, हमेशा कंसाइज रहकर हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक टॉपिक चॉइस करते हैं, हम उसका मटेरियल देखते हैं तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं इधर उधर की। कहीं से कोई डाटा निकल आता है, कहीं से कोई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंसाइज रहने की बहुत ज़रूरत है, इसके अंदर स्पेसिफिक रहने की। हमें मेंटल शार्पनेस की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। हमें पता होना चाहिए कि इसमें रेलिवेंट डाटा कौन सा, इरेलीवेंट डाटा कौन सा है। तो बी कंसाइज। नंबर 2 पे होता है नो कॉमन पॉलिसी एंड थिंग। मतलब कोई कॉमन बात इसके अंदर हम मेंशन नहीं करेंगे अपनी रिसर्च में, हमेशा ख़ास की बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान बेस कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई इस तरह की इंडिपेंडेंसी पे, तो हम ये मेंशन नहीं करेंगे पाकिस्तान 1947 वजूद में आया। ये एक कॉमन बात है, ये सबको पता है, ये रिसर्च में शामिल नहीं होगी। इस तरह की और बहुत सी कॉमन बातें हैं जो हम लोग रिसर्च में ऐड कर लेते हैं, ये हम नहीं करेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत होती है। फंडामेंटलिज्म की ज़रूरत होती है, बुनियादी निकात इसमें ऐड करने की ज़रूरत होती है। आसपास की फ़जूल बातें रिसर्च में ऐड नहीं करते, इस तरह रिसर्च हमारी बहुत लंबी हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक नीड है। नंबर 5 पे डिडक्टिव आर्गूमेंट ज़रूरी है। इसके लिए डिडक्टिव रिसर्च होनी चाहिए। मतलब हम जर्नल थिंग से आते आते फिर हम स्पेसिफिक पे आएंगे। मतलब शुरू में ही हम अगर स्पेसिफिक पे आ जाएंगे तो फिर आते आते हम जर्नल पे आएंगे, तो ये हमारी रिसर्च के लिए अच्छा नहीं है। हमारी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं कहलाएगी। तो हम डिडक्टिव आर्गूमेंट देंगे, स्पेसिफिक पर आएंगे, कंक्लूजन हमारा एक स्पेसिफिक होगा, तो हमारी रिसर्च बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कहलाएगी।
अच्छा जी, अब इंटेलेक्चुअल बेस राइटिंग होनी चाहिए हमारी। मतलब हमें इंटेलेक्चुअली देखना चाहिए कि मतलब हमारी राइटिंग में एक स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, एक पोटेंशियल होनी चाहिए हमारी राइटिंग में। वोकेबलरी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, थिंकिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए कि हम जब पैराफ्रेसिंग करते हैं रिसर्च में, अपने ओन वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी रिसर्च के लिए। अब कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं हम। कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है रिसर्च में। अगर हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपनी रिसर्च में दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे और एनालिसिस निकालेंगे तो ये हमारी रिसर्च को एक अच्छा तासुर देगा और हमारी रिसर्च थीसिस जो है वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। पैरामीटर सेट करेंगे हम के मतलब एट विच पैरामीटर वी कंप्लीट आवर रिसर्च और डाटा एनालिसिस। मतलब हमारे पैरामीटर सेट होने चाहिए कि किन किन पैरामीटर पर हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। हमें इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करनी होगी, फिर क्रिटिकल थिंकिंग से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने पैरामीटर ज़रूर सेट कर लेंगे जिन पे हमें अपनी रिसर्च करनी है। अब वैलिडिटी एंड साउंडनेस ये बहुत ज़रूरी है। वैलिडिटी होनी चाहिए, साउंडनेस होनी चाहिए रिसर्च टॉपिक में। आपको ऑथेंटिक टॉपिक होना चाहिए, रेलिवेंट टॉपिक, और हम जो रिसर्च करते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि टाइटल कुछ कह रहा है और अंदर का जो मटेरियल है वो कुछ कह रहा है हमारा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टॉपिक जो हम सिलेक्ट करेंगे एक अच्छा मजबूत अच्छा टॉपिक होना चाहिए और उसी से रिलेटेड डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम पैराफ्रेसिंग करेंगे, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करेंगे और अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो हमें वैलिडिटी एंड साउंडनेस इस पर प्रूव करनी पड़ेगी कि ये देखने में लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एक बेहतरीन रिसर्च वर्क है, ये एक अच्छा रिसर्च थीसिस है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है रिसर्च वर्क के लिए। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वैल्यूएट आर्गूमेंट्स होनी चाहिए। मतलब कि प्रोडक्टिविटी एक अच्छी प्रोडक्ट जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे फिर हम ज़ाहिर है बॉडी मटेरियल की तरफ आएंगे, तो देखने में जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो जो चेक करने वाला होगा थीसिस, तो उसको पता होना चाहिए कि इस बहुत एक स्ट्रॉन्ग थीसिस है। मतलब शुरू में तो कुछ लोग रिसर्च करते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, इसके बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं तो वो एक बिज़ारियत की कैफियत हो जाती है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च वर्क छोड़ भी देते हैं बिज़ार होकर। ये नहीं करना चाहिए। आप जिस तरह से शुरू करते हैं दिलचस्पी से, तवज्जो से, तो आखिर तक वही दिलचस्पी बरकरार रहनी चाहिए, वही प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि एट द एंड आपका कंक्लूजन बहुत स्मार्ट निकले, बहुत स्मार्ट कंक्लूड करें आप अपनी रिसर्च वर्क को। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और हमें इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अब हम वैल्यू ऑफ टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि हमें समझ में ना आ रहा हो टॉपिक। मतलब बाज़ लोग इस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो सर के ऊपर से गुजर जाता है, या फिर बहुत लो टॉपिक होता है लेवल का। बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत फोकस, बहुत क्लियर टॉपिक होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए जिसमें हम आसानी से रिसर्च कंडक्ट कर सकें। और इन्वेंटिव होना चाहिए, मतलब न्यू इन्वेंशन होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। इसलिए कि रिसर्च का मतलब यही होता है कि हम पास लिटरेचर, जो हम लिटरेचर रिव्यूज़ में ऐड करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लिटरेचर रिव्यू के बारे में। तो जो पास लिटरेचर जो इस रिसर्च में कंडक्ट किया है तो वो लोग क्या कह रहे हैं, और अब हमें इसमें जो गैप्स फाइंड करने होते हैं ना हमें तो रिसर्च में, तो और हम इस जो पास्ट में जो रिसर्च टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है और इसमें उसी टॉपिक पर पास्ट में जो रिसर्च हो चुकी हैं रिसर्चेस, तो उसमें हमें गैप्स फाइंड आउट करना होता है कि इसमें क्या कमी है जो अब हम पूरी करने जा रहे हैं। उस कमी को हमें तलाश करना होता है, इन्वेंट करना होता है, और उसी पे हमारी रिसर्च बेस करती है। ओरिजिनल होनी चाहिए रिसर्च हमारी। ये ना हो कि हम कॉपी पेस्ट तो हम किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते, वैसे भी प्लेजिडम आ जाता है। तो ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए हमारी, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ एंड प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, जिसकी बेस पर रिसर्च हमारी जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग आइडिया लेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग मेथड हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सप्लोर मॉडल होना चाहिए। मतलब हम कोई एक्सप्लोर थिंक करनी चाहिए हमें। अच्छा ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें हम कुछ एक्सप्लोर कर सकें, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकें, कुछ न्यू इन्वेंट कर सकें। ऐसा टॉपिक होना चाहिए हमारा। बी ऑनेस्ट विद वर्क, अपने वर्क के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए आपको। आप एक टाइम फ्रेम बना लें, इसमें आप रिसर्च वर्क कर सकें, इसलिए कि हमें 2 या 3 साल मिलते हैं रिसर्च वर्क करने के लिए।
तो अपने काम से हम ईमानदार होंगे, दिल जमाई से करेंगे, खुश दिली से करेंगे तो हम रिसर्च कर सकेंगे, वरना अदरवाइज़ हम बेजार होकर अगर शुरू करेंगे और बोझ समझ के अगर हम इस काम को करेंगे तो हम कभी भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा जी, अब रेलिवेंट मटेरियल होने चाहिए, सारा ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो डाटा इसमें मटेरियल आप जमा कर रहे हैं इंटरनेट से, वेबसाइट, जर्नल्स, आर्टिकल से या न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, तो वो रेलिवेंट होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए और उसी बेस पर आपकी रिसर्च अच्छी हो सकती है। आप इधर उधर से फालतू फजूल मटेरियल उठा के आप हर चीज़ रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी रिसर्च में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डालते हैं तो एक रिसर्च को अच्छा इम्पैक्ट देगा। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रिसर्च के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐड करना बहुत अच्छा रहता है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। और इसके बाद रिसर्च क्वेश्चन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल। रिसर्च क्वेश्चन जो आप इसमें डालेंगे जिसकी बेस पर हमारी पूरी रिसर्च होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च भी कह लें इसको, क्वेश्चन भी बोलेंगे, तो ऐसे सवाल जिनके जवाबात आप इसी रिसर्च के अंदर अपने इसके जवाबात देंगे, तो इसलिए रिसर्च क्वेश्चन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे, बहुत रेलिवेंट होने चाहिए, जिसकी बेस पर आपकी पूरी रिसर्च डिपेंड करेगी। थीसिस स्टेटमेंट, वो थीसिस अब मैं आपको बाद में सब एक्सप्लेन करूँगी। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट ही पे आपका रिसर्च क्वेश्चन डिपेंड करता है। प्लस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाइपोथेसिस उसे कहते हैं, आप प्रेडिक्शन को भी हाइपोथेसिस कहेंगे एक तरह से। रिसर्च में इसको शामिल करते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ ही इसको शामिल करेंगे। और रिसर्च क्वेश्चन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब हाइपोथेसिस कहलाता है। इसकी मैं डिटेल आपको अपने एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी, इसमें दूँगी। तो हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको हाइपोथेसिस और थीसिस स्टेटमेंट दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगे। अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कोई इस तरह का टॉपिक ना लें जिसमें डिस्प्यूटेड टॉपिक ना लें। जैसे अगर मसला कश्मीर पे अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसका तो अभी तक कोई हल ही नहीं सालों से निकल सका, तो आप इसको नहीं लें। और भी बहुत सारे हैं, मसला फ़लस्तीन हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड टॉपिक हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए लेने से, वो नहीं लेने चाहिए इसलिए कि उसकी रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही नहीं निकलती, कंक्लूजन हमारा सही ड्रॉ नहीं होता। तो प्लीज़ अवॉइड करें कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेने से रिसर्च के अंदर हमेशा। अच्छा जी, एम्पिरिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखकर आप हमेशा अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये ना हो कि आप फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए इसके अंदर, रिसर्च के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए। मतलब अगर आप पूरी रिसर्च देके जब उसकी रिसर्च फाइंडिंग निकालेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे तो दोनों तरफ से, दोनों पहलुओं से देखेंगे, मुनफी भी और मुस्बत भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं से देखकर आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग निकालेंगे, दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी, और जो है ये हमारी रिसर्च को एक अच्छी रिसर्च बनाने में बहुत काम आएंगे। अच्छा जी, अब राइटिंग स्किल की बात करते हैं। तो रिसर्च में राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं तो आप एक बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकेंगे। इस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन ज़रूरी है। जैसे अगर आप रिसर्च शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप करते करते आपको रिसर्च साल या 2 साल लग जाते हैं, तो आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बेस पर आपकी रिसर्च होगी। इसमें टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। आप मेंशन कर देंगे अपनी रिसर्च प्रपोजल में टाइम फ्रेम, तो ये आपका रिसर्च के लिए ऑथेंटिक नहीं होगा। न्यू सेंटेंसेस, न्यू वोकैबुलरी ऐड करें, न्यू सेंटेंसेस ऐड करें, न्यू वोकैबुलरी ऐड करें अपनी रिसर्च में ऑलवेज़। इससे आपकी रिसर्च में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करें, न्यू इन्वेंशंस करें, न्यू ट्रेंड्स फॉलो करें। मगर आपको ये एक बात बता दूं, आपको बैकग्राउंड नॉलेज देनी तो बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है बैकग्राउंड नॉलेज के बगैर आगे रिसर्च कंडक्ट आप नहीं कर सकते। मगर आप पूरी हिस्टोरिकल टॉपिक पे चले जाएंगे तो फिर वो एक रिसर्च में एक बोर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप न्यू ट्रेंड फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फाइंडिंग्स बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, रेलिवेंट बुक्स होनी चाहिए, रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, सिंथेसाइज रेलिवेंट डाटा होना चाहिए। वेबसाइट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपकी होंगी या जर्नल से आप लेंगे, जिससे भी लेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए। और इसके बाद अपना ओन परसेप्शन एंड डाटा एनालिसिस जो है, अपनी ओन परसेप्शन की बुनियाद पर आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्रिटिसिज्म इन डिफरेंट डायमेंशन, आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं अपनी रिसर्च को डिफरेंट डायमेंशन से। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, अपने परसेप्शन के लिए क्रिटिसिज्म डिफरेंट डायमेंशन में। एंड रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च में कभी भी।
आप एक ही वर्ड को अगर बार बार पूरे रिसर्च में करें तो ये आपकी रिसर्च पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ अवॉइड रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसी वर्ड की बार बार, किसी सेंटेंस की। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी कंक्लूड एंड कंसीडर। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड वो ज़रूर इंक्लूड करें अपने रिसर्च में, इनको कंसीडर करें और इनको इंक्लूड करें, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस को ज़रूर इंक्लूड करें। अच्छा जी, अप्रोचेस जो होते हैं रिसर्च के वो दो होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बेस्ड जो होता है वो वही ऑनलाइन वेबसाइट, जर्नल, बुक्स से जो डाटा हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं। और क्वांटिटेटिव जो होता है वो सर्वे, क्वेश्चनायर, सर्वेज़ वगैरह जो होते हैं। सर्वेज़ जो है वो एज अ फील्ड ऑफ स्टडी भी कहेंगे हम सर्वेज़। तो सर्वेज़ एंड क्वेश्चनायर जो होता है वो क्वांटिटेटिव बेस होता है, और क्वालिटेटिव बेस्ड रिसर्च जो होती है वो हमारी ऑनलाइन बेस होती है, या बुक्स, रिसर्च जर्नल, वेबसाइट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, या फिर लाइब्रेरी की बुक्स जो होती हैं उससे हम जो डेटा मटेरियल निकालते हैं वो हमारी क्वालिटेटिव मोस्टली कहलाती हैं। मिक्स भी होती हैं, कुछ लोग मिक्स रिसर्च भी करते हैं, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, कुछ क्वालिटेटिव पे जाते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव पे जाते हैं। अच्छा, डाटा कलेक्शन टूल जो होता है वो यही चीज़ है कि सर्वे होता है, क्वेश्चनायर होता है, क्वेश्चन होते हैं, या फिर इंटरनेट रिसोर्सेज होती हैं। अच्छा, मेथड ऑफ रिसर्च जो होते हैं वो वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है। इसमें प्राइमरी जो मेथड होता है उसमें आप वही सर्वेज एंड क्वेश्चनायर पे आता है। फिर अगर आप सेकेंडरी डाटा मोस्टली वैसे लोग सेकेंडरी डाटा पर आते हैं, मगर प्राइमरी डाटा भी ये लोग यूज़ करते हैं, मिक्स डाटा भी यूज़ करते हैं। प्राइमरी डाटा वही सर्वे एंड क्वेश्चनायर हो गया। सेकेंडरी सोर्स जो होती है डाटा होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो ये बेसिक पॉइंट थे रिसर्च के जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, और मैं इंशाल्लाह इसको मैं बहुत डिटेल से रिसर्च वर्क आपको ज़रूर, जब अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे इस रिसर्च वर्क से समझाने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो तब तक के लिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।